Dear students, welcome to our channel Learning Tree Edu Solutions. In this presentation, we are going to discuss about the common mistakes in the partnership accounts. In this video, we are going to cover all the chapters in partnership from the fundamental partnership till the digital partnership form. So पूरे वीडियो में आप जुड़ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखें। हमने कुछ मेन पॉइंट्स को हमने कवर किया है जो जनरली स्टूडेंट्स पेपर लिखते समय गलतियां करते हैं। तो हमने इतने लंबे समय में मोर देन 2 डिकेड से पढ़ाते हुए हमने जो भी गलतियां देखी हैं बच्चे जो पेपर में करते हैं, उन मिस्टेक्स की समरी आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयर रेशियो। किसी क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स की रेशियो गिवन ना हो तो हमेशा उसे इक्वल मान के चले। सेकंड पॉइंट, यूज ऑफ परसेंट पर एनम और एवरेज। ये वर्ड जब लिखे हों तो इनका आप ध्यान से देखिए कि जब हम परसेंट की बात करते हैं, परसेंट के आगे ये ध्यान रखिए कि आगे उसके आगे पर एनम वर्ड या पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो नंबर मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ या इररिस्पेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है या एवरेज पीरियड लिखा हुआ है तो उस केस में नंबर मंथ्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी परसेंट दी हुई है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इन बात का हमेशा इस बात हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस एज एन एप्रोप्रिएशन एंड एज अ चार्ज। एक्सपेंसेस जो है हमारे दो तरह के होते हैं, खासकर हम जब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर हमारे को बनाना होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो हमारा जो मेन जो प्रिपरेशन हमारा जो मेन पार्ट होता है दैट इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इसके अंदर जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो नॉर्मली एप्रोप्रिएशन नेचर के आते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक एप्रोप्रिएशन और एक चार्ज। और एप्रोप्रिएशन नेचर एक्सपेंस कौन से होते हैं, चार्ज एक्सपेंस कौन से होते हैं, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि जो चार्ज नेचर एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर हालत में फर्म ने पे करने हैं या जिनके लिए प्रोविजन करना ही करना है, और एप्रोप्रिएशन नेचर एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको फर्म ने प्रोवाइड करना है या पे करना है। प्रॉफिट हो तो प्रोवाइड किए जाएंगे, अदरवाइज प्रोवाइड या पे नहीं किए जाएंगे। सेकंड थिंग कि जो चार्ज नेचर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, और जो एप्रोप्रिएशन नेचर एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। लेकिन आगे एक प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास फंडामेंटल चैप्टर के अंदर जो भी हमें प्रॉफिट दिया होता है वो दिया होता है नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होता है। वो जो नेट प्रॉफिट में दिया होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्लोज होने के बाद का दिया होता है। तो उसके बाद अगर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस चार्ज नेचर के आ जाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीओपन करना वो ठीक नहीं होता। तो उससे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, उससे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस चार्ज नेचर की हैं उन्हें हम क्या करें, उन्हें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एप्लीकेशन अकाउंट के प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड में से माइनस करके दिखाएं, और अगर लॉस दिया हो तो उसमें हम ऐड कर दें। और जो एक्सपेंस चार्ज जैसे के जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर कौन सा रेंट, जो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अगर कोई लैंड या बिल्डिंग किराए पे दी हुई है उसके ऊपर जो रेंट बनता है वो चार्ज नेचर का होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू द एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म। तो ये जो एक्सपेंस है नॉर्मली ये जो है होते हैं हमारे चार्ज एक्सपेंसेस होते हैं। तो चार्ज एक्सपेंसेस को मैंने आपको बता दिया कि आप इन्हें हम क्या करें, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं क्रेडिट साइड में जो हम प्रॉफिट लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, उसमें से इन सब एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए। या इन केस अगर रेयर केस में अगर हमारे पास प्रॉफिट की जगह अगर हमारे पास लॉस दिया हो तो लॉस प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। तो उस लॉस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज नेचर के हैं उन्हें सबको ऐड कर दिया जाए। इसके बाद जो है आगे का काम शुरू होगा। अगर आपके पास लॉस है
या आप ये कह लीजिए कि आपके पास जो है एक्सपेंसेस चार्ज नीचे का सम जो है प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएंगी। तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर या तो ड्यूअल प्रॉफिट बचता है या प्रॉफिट नहीं बचता। तो प्रॉफिट की जगह अगर लॉस अगर उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका एक ही कारण होता है कि आपने एक्सपेंसेस चार्ज नीचे के जो होते हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाए हैं या लॉस में ऐड करके दिखाए हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये एज पर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही है। और जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम और एनसीईआरटी की बुक को ध्यान में रखते हुए आपको सारी बातें सजेस्ट की जा रही हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं, जो एक्सपेंस एंड एप्रोप्रिएशन नेचर के जो होते हैं वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। तो अब अगर आपके पास पहले आप प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं तो उस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस जो चार्ज को माइनस करने के बाद, उसके बाद जो भी प्रॉफिट पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं। और ये जो होते हैं वो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या रिजर्व, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद हम फिर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद करके डिजिटल प्रॉफिट हम निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसके ऊपर जो है फर्म को हर हालत में इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। और इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं कि पार्टनर्स लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज नेचर का होता है। और इसे हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट लॉस में डेबिट में दिखाया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखाया था तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाते हैं। और उसका सेकंड फैक्ट जो होता है, लायबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर्स लोन में ऐड कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो कभी भी कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इफ ट्रीटेड एज ए चार्ज। किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट अवेलेबिलिटी और रिस्पेक्टिव ऑफ लॉस, तो इस केस में जो है हमने इंटरेस्ट को हर हालत में देना ही देना है। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है तो ये चार्ज नेचर का बन जाता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज नेचर का बन जाएगा तो इसे बाकी जो एक्सपेंसिव चार्जेस हम ट्रीट कर रहे हैं उन्हीं के साथ इसको भी कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से नेट प्रॉफिट में इसको माइनस करके दिखाया जाएगा, और अगर लॉस दिया हो तो लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके दिखाया जाएगा। उसके बाद ही प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। देन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So profit in the profit allocation account can be appropriate to the extent of profit available only after considering interest on drawing, interest on loan advanced by the firm to a partner। तो जो हमारा प्रॉफिट एलोकेशन अकाउंट जो बनता है उसके अंदर जो प्रॉफिट निकलता है उतना ही प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फर्म ने अगर पार्टनर को दिया उस पर इंटरेस्ट लेने के बाद वो जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट में से जो है हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सॉरी उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका जो है मैनेजर कमीशन, रेंट पेड पार्टनर, सारे एक्सपेंस चार्जेस माइनस करने के बाद उसके बाद जो है डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और आपका रिजर्व वगैरह हम दिखाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। तो ये सब पॉइंट हम पहले भी एक्सपेंस चार्ज नेचर के और एप्लीकेशन नेचर के हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कई तरीके होते हैं। तो आपके पास ड्राइंग जो होती है कई तरह की होती है। नॉर्मली हम उसे तीन हिस्सों में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है लमसम ड्राइंग्स मेड इन अ ईयर, साल के बीच में कभी भी ड्राइंग्स की जाती हैं। दूसरा होता है आपका फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट ए फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरी होती है फ्लक्चुएटिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट मेथड, हम थर्ड मेथड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की, कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर
अगर फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग दी हुई है और उनको विड्रॉ करने का जो टाइम है वो भी यूनिफॉर्म है, एक ही पॉइंट टाइम पे अगर ड्राइंग की जाती है तो उस केस में शॉर्टकट मेथड को लगाया जा सकता है। उन शॉर्टकट मेथड क्या हैं, वो हम एवरेज मंथ निकाल के करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो कहने का पर्पज ये है कि शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी अप्लाइड ओनली इफ देयर आर regular amount of drawing made at the regular point of time और fixed point of time, अदरवाइज शॉर्टकट मेथड हमारे को अप्लाई नहीं करने होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास बैलेंस शीट दी होती है, उसके बाद हमें पास्ट डेट में क्वेश्चन दिया होता है जिसके अंदर सपोज कहीं लिखा होता है कि पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दिखाना भूल गए, उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट दी होती है उस साल के एंड में दी होती है, और हमें अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में किसी पार्टनर की ड्राइंग दी होती है और लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दिया होता है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि बैलेंस शीट के नीचे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 और 6,000 का प्रॉफिट जो है लायबिलिटी साइड में हमें गिवन है। इसका मतलब ये होगा कि टोटल प्रॉफिट 10,000 अर्न किया, जिसमें से 6,000 पे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या 6,000 पे हमने एडजस्ट नहीं किया, तो 4,000 पे हमने एडजस्ट किया। तो जब क्लोजिंग कैपिटल से जो ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो जितना प्रॉफिट पहले आपने एडजस्ट किया था, हियर जस्ट लाइक 4,000 इन दिस केस, वही आपको रीएडजस्ट करना होगा। तो पहले आपने फोर्थ प्रॉफिट जो है पार्टनर कैपिटल में ऐड किया होगा तो उसे माइनस कर देंगे। ऐसे ही सपोज कर लीजिए कि मिस्टर ए की ड्राइंग्स है, मान ली 20,000 रुपीज दी हुई है नीचे बैलेंस शीट के बाद एज एडजस्टमेंट, और बैलेंस शीट में ए की ड्राइंग लिखी 15,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15,000 की जो ड्राइंग असेट में दी हुई है उसे एडजस्ट नहीं किया गया। तो टोटल ड्राइंग थी 20,000, 20,000 में से 15,000 एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब 5,000 पे एडजस्ट हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल से जो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, जितनी ड्राइंग एडजस्ट हुई है उसे ही रीएडजस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट जो हमारा जो हमने अभी अपने एग्जांपल में दिया वो 10,000 में से 6,000 लायबिलिटी साइड में, तो 4,000 को एड बैक करेंगे। ड्राइंग हमने बात की मिस्टर ए की जो कि बैलेंस शीट के बाहर 20,000 दी हुई है और बैलेंस शीट के अंदर 15 दी है, तो 5,000 दी हुई है, तो 5,000 को हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में जब कन्वर्ट करते हैं उन्हीं आइटम को रीएडजस्ट करते हैं जो पहले आइटम एडजस्ट हुई थी, और कोई आइटम या कोई अमाउंट पहले एडजस्ट नहीं हुई थी तो उसे रीएडजस्ट नहीं करते हैं, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही बात आती है आपकी एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स की, नॉर्मल लॉसेस एंड नॉर्मल इनकम्स की। ये जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो जब आप गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट करती हो, गुडविल की वैल्यू हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स के बेस पे ही निकाली जाती है। अगर आपके प्रॉफिट जो हैं एबनॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल लॉसेस से अफेक्टेड हैं, तो उनके इफेक्ट को हमें रिवर्स करना होगा। तो हमारे पास जो गिवन प्रॉफिट्स हैं और हमने पहले किसी एबनॉर्मल लॉस को सेट ऑफ किया था, रेट ऑफ किया था, तो इसका मतलब हमने इसको पहले माइनस किया था, उसे हम ऐड बैक कर देंगे। ऐसे ही कोई अगर एबनॉर्मल गेन था, पहले हमने उसको एडजस्ट किया था या हमने प्रॉफिट में उसे ऐड किया था, उसे हम माइनस कर देंगे। तो गिवन प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक और एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स जो हो जाते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। सो प्रॉफिट बिकम अनअफेक्टेड विद द एबनॉर्मलिटीज। लेकिन इसके अलावा कभी कभी वंस इन ए वाइल हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं जैसे नॉर्मल नेचर के होते हैं, जो कि बिजनेस रूटीन के अंदर खर्च होते हैं, जैसे लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर कोई रेगुलर नेचर का एक्सपेंस, जो बिजनेस एक्सपेंस या प्रोडक्टिव एक्सपेंस जो आपने कंसीडर करना था, जो आपने दिखाना था लेकिन दिखाना भूल गए, तो उसे क्या करना होगा, जो हमारे प्रॉफिट्स गिवन है एबनॉर्मल लॉसेस एबनॉर्मल गेन्स को एडजस्ट करने के साथ हम क्या करेंगे, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस पहले छूट गया था तो उसे हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही कि अगर नॉर्मल इनकम पहले छूट गई थी तो हम उसे ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो प्रॉफिट आएंगे, दीज विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे जो है एडमिशन वाले केसेस में आपने देखा होगा कि कई बार जो है ऑफ और वर्ड फ्रॉम और वर्ड ऑफ और फ्रॉम लिखे होते हैं। तो जब एडमिशन वाले केस के अंदर
अगर हमारे को ओल्ड पार्टनर के शेयर दिए हुए हैं और नया पार्टनर उसमें एडमिट होता है, तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके शेयर का कुछ हिस्सा जो होता है रिमेनिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर जो है कुछ ना कुछ उसमें से सेक्रीफाइस करते हैं। तो कई बार लिखा होता है कि नए पार्टनर का शेयर का कुछ हिस्सा ए ने सेक्रीफाइस किया और कुछ हिस्सा बी ने सेक्रीफाइस किया, तो उसमें वर्ड जो है ऑफ और फ्रॉम लिखे होते हैं। तो जब ऑफ वर्ड लिखा होगा तो हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना होगा, और जब फ्रॉम लिखा होगा तो हमें सेक्रीफाइस शेयर हमें दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए और बी की जो रेशियो है वो 3:2 है, सी जो है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया और ए ने सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ सी शेयर, तो सी का शेयर यहाँ पर कितना 1/4 है, तो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/4 इंटू 1/3। अब 1/4 इंटू 1/3 करने के बाद जो आएगा 1/12 जो आएगा वो ए का सेक्रीफाइस शेयर आएगा। और लिखा हुआ है कि बी सेक्रीफाइस 2/12 फ्रॉम हिज शेयर, तो जब बी ने सेक्रीफाइस किया उसके लिए फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब बी का सेक्रीफाइस हमें दिया हुआ है, ए का सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ा। तो जब ऑफ वर्ड लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर के शेयर से गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना होगा, और जब वर्ड फ्रॉम लिखा होगा तो हमें सेक्रीफाइस शेयर दिया होगा। इस सेक्रीफाइस शेयर निकालने के बाद हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर से माइनस करते हैं तो हमारे पास न्यू शेयर आ जाते हैं। आगे बात आती है यूज ऑफ सेक्वेंस शेयर्स। तो सेक्वेंस शेयर की हमने बात की है कि सेक्वेंस शेयर्स को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं, हमारे पास नए शेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ सेक्वेंस शेयर्स। जो भी सेक्वेंस शेयर जो होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा नए पार्टनर के शेयर के बराबर होता है। जस्ट लाइक मैंने अभी जो बात की आपका कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12 निकाला जो हमने था, और बी ने सेक्रीफाइस किया 2/12, तो 1/12 और 2/12 अगर सम कर देते हैं तो बन जाता है 1/4। तो जो सेक्रीफाइस शेयर का जो सम होता है वो हमेशा नए पार्टनर के शेयर के बराबर होता है। ऐसे ही जो आपका रिटायरमेंट और डेथ होती है उस वाले केस में जो है, जो आपके गेनिंग शेयर्स होते हैं उन गेनिंग शेयर्स का सम जो होता है रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के शेयर के बराबर होता है। आई रिपीट कि सेक्वेंस शेयर्स का सम एडमिशन वाले केस में नए पार्टनर के शेयर के बराबर होता है, और जबकि गेनिंग शेयर का सम रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के शेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्वेंस रेशियो कैसे निकालें। जो हमें सेक्वेंस शेयर्स दिए हुए हैं, जैसे हमने बात की है 1/12 और 2/12, तो 1/12 और 2/12 जैसे हमने एग्जांपल में बात की है, तो 1/12 और 2/12 ये हमारे सेक्वेंस शेयर्स हैं। इनके जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर क्या है 1 और 2, तो 1:2 जो हो जाएगी वो सेक्वेंस रेशियो हो जाएगी। और सेक्वेंस रेशियो हमें पता है कि सेक्वेंस रेशियो एक ही जगह काम आती है, वो होती है कि जब नया पार्टनर अपने से गुडविल लाता है या नए पार्टनर के से गुडविल को हमने एडजस्ट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, वो हमेशा सेक्वेंस रेशियो में ही किया जाता है। तो सेक्वेंस रेशियो का इस्तेमाल सिर्फ एक ही जगह होता है, उसके अलावा कभी नहीं होगा जब तक कि स्पेशल कोई केस आपको ना दिया हो। तो अभी स्पेशल केस का डिस्कशन यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फंडिंग न्यू शेयर्स। आप जब ओल्ड शेयर में से सेक्वेंस शेयर माइनस कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आए थे न्यू शेयर्स, तो जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल थी ए और बी के रेशियो 3:2 थी, और सी जो है 1/4 शेयर के लिए आया। तो हमने क्या किया, ए का जो शेयर है वो ओल्ड जो शेयर था उसका 3/5 था, और ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/12, तो ए का जो न्यू शेयर होगा 3/5 माइनस 1/12 होगा, और बी का जो शेयर है वो था हमारा 2/5, और 2/5 में से बी ने सेक्रीफाइस किया और 2/12 किया, 2/5 माइनस 2/12, तो ये बी का न्यू शेयर आ गया। और सी का शेयर हमें पता ही है, उसके दो तरीके हैं, या तो 1/4 जो गिवन है, या 1/12 और 2/12 को ऐड कर ले तो भी 1/4। तो अब जो न्यू शेयर्स आए हैं, आप इन न्यू शेयर्स को आप ऐड कर दीजिए। अगर न्यू शेयर्स को ऐड करने के बाद अगर 1 बन जाता है तो इसका मतलब आपने न्यू शेयर्स बिल्कुल एक्यूरेटली निकाले हैं और आपका आंसर ठीक है। आगे जो बात आती है वो आती है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, और ये हमारे ऑथर्स के बीच में काफी डिस्कशन का मैटर भी रहा है, और यूनानिमसली जो है हम सब ने जो है इस बात पे एक तरह से अप्रूवल दी है कि ऐसा एक मेथड जो बच्चा कभी गलती ना करे।
वो ये है कि इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि जब नया पार्टनर अपने से गुडविल नहीं लेके आता, या तो हम क्या करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं या हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। नॉर्मली बच्चे के दिमाग में आता है करंट अकाउंट डेबिट तब किया जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट होता है कि हम अगर नया पार्टनर अपने से गुडविल नहीं लेके आ रहा, या तो उसे करंट अकाउंट को डेबिट कर दें या उसकी हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें। लेकिन कैपिटल अकाउंट को डेबिट तब करते हैं जब करते हैं तो हमारे को दो बातों को ध्यान रखना होता है कि नए के पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल जो है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट तो नहीं हो रही, या नए पार्टनर कैपिटल नहीं दी है और हमें उसको निकालना है। तो जब कैपिटल एडजस्टमेंट की जब बात आ जाती है तो उस केस में जो है अगर हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा ये प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी नया पार्टनर अपने से गुडविल ना लेके आए तो उसको उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करके सेक्वेरेशन में एंट्री पास कर दी जाए। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय करंट अकाउंट लिख के ए और बी अगर हमारे ओल्ड पार्टनर है उनके बीच में गुडविल के अमाउंट को, नए पार्टनर के हिस्से गुडविल के अमाउंट को सेक्वेरेशन में बांट के और जो करंट अकाउंट डेबिट किया उसे एसेट साइड में दिखा दिया जाए। आगे एक जो चीज हमारे ऑथर्स के बीच में डिस्कस होती आ रही पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, और इसमें भी ऑथर्स ने यूनानिमसली जो है इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये ट्रीटमेंट ऐसा जो है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, जबकि बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। उनको सिंपली कहा जाता है या करंट अकाउंट डेबिट करो या कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। अभी आपको बता दिया कि किसको डेबिट करना चाहिए, लेकिन अभी जो आपकी लेकिन एक ट्रीटमेंट जो है अच्छा एक ट्रीटमेंट जो है जो कि हर तरह की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है वो है पार्टनर्स लोन। कि जो पार्टनर अपने से अमाउंट गुडविल की नहीं लेके आ रहा वो उसके लिए उसके लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया और उसे सेट में दिखा दिया जाए, तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसमें जो है आपका कैपिटल फिक्स ना फ्लक्चुएटिंग ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये हो सकता है अभी फिलहाल ये ट्रीटमेंट जो है पार्टनर्स लोन को डेबिट करने ट्रीटमेंट भी सीबीएसई ने अप्रूव नहीं किया, दो सीबीएसई की नोटिस में आ चुकी बात। हो सकता है कि जल्दी ही ये जो प्रॉब्लम है पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करना है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट करना है, तो इस प्रॉब्लम से हमारे को आगे आने वाले बैचेस में छुटकारा मिल सकता है और आने वाले टाइम के अंदर जो है पार्टनर्स लोन को डेबिट करके पे प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। तो नटसेल में मैं यही कहूंगा, जब नया पार्टनर बने से गुडविल नहीं लेके आ रहा तो उसको करंट अकाउंट को डेबिट करके आप उसे एसेट में दिखा दें और प्रॉब्लम से छुटकारा लें। नेगेटिव शेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब हम गुडविल को नए पार्टनर के हिस्से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्वेरेशन निकालते हैं, तो सेक्वेरेशन निकालने का तरीका आपको पता ही है कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करने के बाद हमारे पास जो शेयर आते हैं वो आते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइस शेयर तभी आता है जब नया शेयर ओल्ड शेयर से छोटा होता है, कम होता है, तभी सैक्रिफाइस कहलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, वंस इन ए वाइल किसी क्वेश्चन में आपके ऐसा आ सकता है कि जब ओल्ड शेयर में से अब न्यू शेयर माइनस कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट फिगर जो आ रही है वो नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो गेनिंग शेयर हो जाए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि जो ओल्ड पार्टनर है उसका जो न्यू शेयर है वो उसके ओल्ड शेयर से बड़ा है। तो अगर कोई ओल्ड पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ जाता है तो वो गेनिंग शेयर है, और नया पार्टनर जो आ रहा है तो वो भी गेनिंग पार्टनर है। तो जो अगर ओल्ड पार्टनर का शेयर अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमने क्या करना होगा, उसकी कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना होगा अज्यूमिंग कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैसे करना होगा, जो भी टोटल गुडविल है, प्रेजेंट वैल्यू गुडविल है, प्रेजेंट वैल्यू गुडविल दी हुई तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं दी हुई है तो नए पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल है उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, मतलब शेयर को उल्टा मल्टीप्लाई करके आपको टोटल गुडविल आ जाएगी। और टोटल गुडविल को जो भी गेनिंग पार्टनर का नेगेटिव शेयर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके आप उस एंट्री के अंदर गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। तो नॉर्मली जो एंट्री जो होती है, अगर नया पार्टनर अपने से गुडविल ला रहा है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड देन नेक्स्ट एंट्री हो जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर है डेबिट टू सेकंड पार्टनर जिसका पॉजिटिव शेयर आया है। तो ये जो तरीका होता है ये आपका जो होता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो सेकंड आपका एंट्रीमेंट बता दी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि नए पार्टनर के लिए डेबिट हो रही है, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जिसका गेनिंग शेयर उसको डेबिट कर दिया, एंड टू सेकंड पार्टनर जिसका पॉजिटिव शेयर आया था। और इन केस अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया
और तो भी उस केस के अंदर जो है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में पहली एंट्री आपकी कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन उसके बाद जो एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो किसका जिसका गेनिंग शेयर है वो डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, और किसी पॉइंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होए तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहें तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, या अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जाता है व्हेन आस्क्ड टू रेज गुडविल अकाउंट। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो अगर इन केस किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि नया पार्टनर अपने से गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो हम क्या करते हैं, उसके हिस्से की गुडविल से हम टोटल गुडविल निकाल लेते हैं, और टोटल गुडविल निकालने के बाद ये आपको पता ही होगा कैसे निकाली जाती है, कि मान लीजिए नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जिसके लिए उसको 50 गुडविल लेके आनी थी, तो आपको मालूम है कि टोटल गुडविल का 1/4 50,000 है, तो टोटल गुडविल 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो इन केस अगर नया पार्टनर अपने से गुडविल नहीं लेके आ रहा, और ये कहा जाता है गुडविल को रेस करना है, और रेस करना तो राइट ऑफ करने के लिए भी कहा जाएगा, तो रेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट जैसा 2 लाख रुपया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, और इमीडिएटली एक और एंट्री में पास करनी होगी, वो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूड न्यू पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से क्या होगा, गुडविल को आपने क्या किया, 2 लाख से ए और बी में आपने रेस किया, और सेकंड एंट्री में आपने क्या किया, ए बी सी तीनों के अंदर न्यू रेशो में 2 लाख के गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल को आपने पहली एंट्री में डेबिट किया 2 लाख से, दूसरी एंट्री 2 लाख से आपने क्रेडिट किया, तो गुडविल अकाउंट तो खत्म हो गया। अब जो अमाउंट जो रह गई, पहली एंट्री रह गई वो रह गई ओल्ड रेशो में, दूसरी एंट्री आ गई न्यू रेशो में, तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो का डिफरेंस क्या आता है, सेकंड रेशो आता है, तो एंट्री वही बन के आ जाती है। तो नॉर्मली जब हम नया पार्टनर अपने से गुडविल लेके आता है, तो हम उसे सेकंड रेशो में एडजस्ट करते हैं। तो ये अगर ये ट्रीटमेंट तभी लगाना है, रेस करना है और राइट ऑफ करना है जब क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये अवेलेबल रहा, इसलिए हमने इस पॉइंट को हमने ले लिया। पार्टनर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स लोन हैविंग डेबिट बैलेंस, इसमें काफी डिस्प्यूट है। नॉर्मली जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाले केस में बात आती है। ये हमें सबको पता है कि पार्टनर्स लोन ऑन द लायबिलिटी साइड उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, कि हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से उस पार्टनर के लोन को हम बैंक के थ्रू कैश के थ्रू पे करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात थोड़ा समझा दूं, बता दूं, आपको याद करा दूं कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो उस केस में जो है एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होती है। वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होती है कि सबसे पहले जो है हम आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी का दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक सिक्योर लायबिलिटीज होती है, एक अनसिक्योर लायबिलिटीज होती है। सिक्योर लायबिलिटीज वो होती है जैसे लाइक बैंक से लोन आपने लिया हुआ लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, आपने अपने कोई ना कोई एसेट्स को मॉर्गेज किया हुआ है। तो सबसे पहले फर्म क्या करती है, जैसे एसेट्स बेचती है वैसे उसमें से क्या करती है, पहले सिक्योर्ड लायबिलिटीज की पेमेंट कर देती है, फिर उसके बाद फिर कैश जो भी आता है एसेट बेचने से, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज पेमेंट करती है। तो पहले आउटसाइड लायबिलिटी पेमेंट कर दी जाती है। अब आती है उसके बाद जो टर्न आती है वो आती है आपकी, वो आती है पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स के लोन। नेचुरली आपको पता है कि पार्टनर्स लोन जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होता है, तो पार्टनर लोन ऑलवेज हैज अ प्रायोरिटी ओवर द कैपिटल। तो आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के बाद फिर जो टर्न आती है वो पार्टनर्स लोन की आती है, जो कि लायबिलिटी साइड में है। तो जो पार्टनर्स लोन लायबिलिटी साइड में है, या फर्म ने कैपिटल के ऊपर अलावा अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो उसकी पहले पेमेंट की जाएगी, और लास्ट में जब कैश अवेलेबल होगा, जो भी कैश बचेगा, वो कैश जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि पार्टनर्स लोन अगर उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करना है। पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट दिया, लोन का डेबिट बैलेंस दिया, मतलब वो फर्म की एक एसेट है, फर्म ने इस लोन को पार्टनर को दिया हुआ है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, इट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसको हमने उस पार्टनर कंसर्न पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये इसका करेक्ट एंट्री है। लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो है एनसीईआरटी के अंदर जो है, वो एंट्री जो उन्होंने कोट की हुई है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है, लेकिन ये एंट्री ठीक नहीं है। क्यों इसका एंट्री ठीक नहीं है, इसके बारे में अपने ब्लॉग में मैंने इसका रीजन भी दिया और ऑथर ने इस बात को माना भी है कि ये एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है, कि हम पहले पार्टनर से कैश ले रहे हैं, जैसे लाइक डिस्पोज असेट्स हमारी होती हैं, तो
ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। इसका रीजन आपके लेवल पे तो नहीं है, लेकिन टीचर्स इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है उससे हम कैश नहीं ले सकते, बल्कि उसे कैपिटल में एडजस्ट करना चाहिए। कि ऐसा भी हो सकता है अगर वो पार्टनर बाद में इंसॉल्वेंट प्रूव हो जाए तो, अगर इंसॉल्वेंट प्रूव हो जाएगा तो उससे आप कैसे कैश ले लोगे? तो अगर कोई पार्टनर, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है, अगर वो इंसॉल्वेंट प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा उसने फर्म को देना है वो लाने के हालात में नहीं है। तो उससे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी लॉस। ये आपके कोर्स में नहीं है। तो इंसॉल्वेंसी लॉस जो होता है वो बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर से बियर करते हैं। ये हमारा एक लॉजिक है कि पार्टनर, ये जो पार्टनर का लोन जो एसेट साइड में दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन लिखना ये लीगली ठीक नहीं है। तो लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी इसको अडॉप्ट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, तो हमें फिलहाल फॉर टाइम बिंग अपने प्रेजेंट बैच के लिए हमें यही सजेस्ट करना होगा कि फिलहाल जो एनसीईआरटी में जो ट्रीटमेंट दिया उसे फॉलो करें। हो सकता है कि नेक्स्ट डे एनसीईआरटी इस ट्रीटमेंट के बारे में विचार करे और इसको ठीक कर दे। तो अपने मार्क्स सिक्योर करने के लिए हमने जो एंट्री करनी है वो करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट में हम टू पार्टनर्स लोन लिख के जो है हम इसको दिखा देंगे। अब बात आती है एक्सपेंशन और रियलाइजेशन की। एक्सपेंस रियलाइजेशन को यहाँ सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है। इसमें कई सारे केसेस वगैरह बन जाते हैं, तो मैं बहुत सारे केसेस के फेवर में तो नहीं रहता, लेकिन इन सब केसेस को क्रक्स में एक नटशेल के अंदर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। वो ये कि पहली बात तो अब वर्ड्स बोर्न और पेड में आप डिफरेंशिएट करना सीखें। जहां वर्ड बोर लिखा होगा वो रेलेवेंट पार्टी डेबिट होगी, और जहां वर्ड पेड लिखा होगा वो रेलेवेंट पार्टी क्रेडिट होगी। तो बोर्ड वाला केस जो होगा डेबिट होगा और पेड वाला केस क्रेडिट होगा। चलो हम थोड़ा सा समरी के थ्रू समझते हैं। जस्ट लाइक अगर लिखा हुआ एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म, तो उस केस में एंट्रीज हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। अगर बोर्न बाय पार्टनर लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कोई जो भी पार्टनर क्रेडिट होना है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो और पेड बाय फर्म लिखा हुआ है तो उस केस में जो है बिजनेस का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और पेड बाय पार्टनर लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बस ध्यान रखिए कि जिसके लिए बॉन्ड वर्ड लिखा हुआ उसको डेबिट होना है तो फर्म के लिए रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पार्टनर के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बॉन्ड बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, बॉन्ड बाय पार्टनर तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पेड बाय फर्म है तो बैंक क्रेडिट होगा, और पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इस चार्ट के बेस के ऊपर जो है हम आगे कुछ एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस, व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। फर्म भी बियर कर रही है, फर्म भी पे कर रही है। तो जब फर्म बियर कर रही है तो फर्म के लिए आपको बोल दिया रियलाइजेशन, और फर्म पे कर रही है तो उसके लिए बैंक अकाउंट। और या सिंपली इट इज मेंशन द एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय द फर्म और व्हेन द एक्सपेंसेस रिलेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकंड केस, व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म, आपको मालूम पड़ गया बोर्न फर्म है तो इसका मतलब रियलाइजेशन डेबिट होगा, एंड पेड बाय पार्टनर तो इसका मतलब पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। और व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न आर पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, या ऐसा लिखा हो कि पार्टनर ने पे किया फर्म के बिहाफ पे, तो आपको बता दिया कि बोन वाले केस में रिलेशन डेबिट होगा और पेड वाले केस में पार्टनर क्रेडिट होगा। तो एंट्री जो बन जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है सारी एंट्री आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट आपका, व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय ए पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। तो बोर्न बाय पार्टनर को बता ही दिया, जो बियर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, पेड बाय द फर्म तो उसके लिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, इसलिए पार्टनर का डेबिट कर दिया। पे कौन कर रही है, फर्म, तो फर्म जब पे करती है उसके लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फोर्थ केस, व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न एज वेल एज पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो उस केस में पार्टनर को डेबिट कर दो, उसी पार्टनर को क्रेडिट कर दो, तो इट मेक्स नो सेंस, इसलिए इसके लिए इस केस में एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ केस, व्हेन द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। एक पार्टनर बियर कर रहा है और दूसरा पार्टनर उसको पे कर रहा है, तो जो बियर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसमें एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन आर बोर्न बाय राम एंड पेड बाय श्याम फॉर रुपीज 2000।
तो आपको मालूम पड़ेगा जो बेयर कर राम, तो राम्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। पे कौन कर रहा है श्याम, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये एंट्री नंबर 5 भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ 6th केस, when the expenses are borne by the firm and partly paid by the firm as well as a partner। एक्सपेंस जो है फर्म पूरा बेयर कर रही है, लेकिन पेमेंट करने की जब बात आ रही है, कुछ तो पेमेंट फर्म कर रही है, कुछ पेमेंट पार्टनर कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल हो चुका। Expenses duration amount to be 10,000, out of which 4,000 were paid by the firm and remaining by the partner rupees 6,000। 10,000 रुपये फर्म के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से 4,000 तो फर्म पे कर रही है और 6,000 पार्टनर पे कर रहा है। तो आपको एंट्री समझ में आ चुकी है, जो पेयर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, फर्म डेबिट हो जाएगी, और फर्म पे कर रही 4 है इसलिए फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और 6,000 पार्टनर पे कर रहा है इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये एंट्री नंबर 6 भी आपको समझ में आ गई है। अब एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 है आपका, व्हेन द एक्सपेंसेस आर एग्रीड टू बी बोर्न बाय पार्टनर फॉर अ फिक्स अमाउंट एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म टू सच पार्टनर। कि एक्सपेंसेस आर एग्रीड टू बी बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर बियर कर रहा है फॉर अ फिक्स अमाउंट एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, तो बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। तो मतलब इसमें दो ट्रांजेक्शन हो गई, एक ट्रांजेक्शन के लिए तो पार्टनर बियर कर रहा है और दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए फर्म उसको पे कर रही है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मिस्टर राम, ए पार्टनर इज गिवन द ड्यूटी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस पर्पस फर्म एग्रीज टू पे रुपीज 10,000। तो यहाँ जो है पार्टनर जो है अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। तो इसके लिए जो एक्सपेंसेस बियर करेगा उसके लिए फर्म के साथ एग्रीमेंट हुआ 10,000 रुपए का। वेयर हैज एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इंकर्ड बाय राम रुपीज 12,000। एक्चुअल में जो खर्चे हुए हैं वो 12,000 रुपीज खर्च हुए हैं। तो जो एक्चुअल खर्च हुआ है वो राम क्या करेगा, इसका बिल जो फर्म में जमा करा देगा और फर्म उसको कैश पे कर देगी। तो पहली जो बात हुई है वो जो उसने बियर करने की बात की, एग्री की है कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो उसने बिल एक्चुअल उसने जेब से खर्च किया 12,000 रुपीज, वो फर्म से विड्रॉ कर लेगा या फर्म उसको दे देगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सो ये जो है हमारे 7 केसेस हमने इनको बनाने की कोशिश, 7 केसेस में इसको समरी करने की कोशिश, समराइज करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कोई ये आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो है हमने आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप से लेके डिसोल्यूशन तक जो भी पॉइंट मेरे को याद हैं, जो भी मैंने सीखे, जो देखे, वो मैंने इनके समरी बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा कोई और पॉइंट आपके दिमाग में हो, तो टीचर की नोटिस में हो या किसी स्टूडेंट की नोटिस में हो, वो पर्सनली मेरे को जो है इस नंबर पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रेजेंटेशन आपको सब अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। और बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और नंबर सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरी मदद करें। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।